है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आपस में मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसामृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है, तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसामृत के लाभ देखे गए हैं। तुलसी अमृत न सिर्फ भयानक नशों से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि व्यक्ति के शरीर में फिर से पहले जैसी ही स्फूर्ति भी लौटा लाता है। यही नहीं, तुलसी अमृत पेट के सभी प्रकार के रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। जी हां, करता सबका हित तुलसी अमृत। तुलसी अमृत जीएमपी ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं देना जुर्म है। भारी पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप ले लो लड्डू। सर्विस टैक्स VCS एक्चुअली लड्डू है। नहीं भरा तो आप भर सकते हैं बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में भी। आप बता दिए, बाद में मत कहना पता नहीं था। मिल रहा है, खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे ना रहे लड्डू। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सबों से भी सदा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमेट, आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। आज मोदी का जन्मदिन है और बीजेपी ने इस दिन को विजय दिवस के रूप में बनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश भर में जन्मदिन का जश्न मनाया तो पीएम ने मोदी को फोन कर बधाई दी और तोहफे में 36 NSG कमांडो और दूसरी ओर राहुल गांधी ने राजस्थान के बारां में चुनावी रैली को
संबोधित किया और मोदी का नाम लिए बिना विपक्ष पर बाणों के तीर चलाए। राहुल ने अपनी बात रखी, पर राजनीति हरोर हुई आज दिन भर। अब देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर राजनीति रंग क्या लेकर के आती है। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। बीजेपी कार्यकर्ता यही बात दोहरा रहे हैं, क्योंकि मौका है बीजेपी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का। बीजेपी तो नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाकर उनको जन्मदिन का तोहफा एडवांस में दे ही चुकी है, और अब केंद्र ने भी नरेंद्र मोदी को उनकी सुरक्षा बढ़ाकर जन्मदिन का तोहफा दे दिया है। देश की सुरक्षा की बात करने वाले नरेंद्र मोदी की सुरक्षा अब एनएसजी कमांडो करेंगे। भले ही मोदी ने ये सुरक्षा ना मांगी हो, लेकिन केंद्र ने तो तोहफा मोदी को दे ही दिया। मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कुछ दिनों पहले तक से मोदी से नाराज चल रहे आडवाणी ने भी उन्हें बधाई दी। जहां एक तरफ मोदी को उनके विरोधियों ने बधाई दी, तो बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के जन्मदिन को जन्म दिवस के रूप में नहीं बल्कि विजय दिवस की तरह मना रहे हैं। मानो मोदी बीजेपी पद के उम्मीदवार ना बने हो, बल्कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल गई हो। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को उनकी पार्टी विजय दिवस के रूप में मनाना चाहती है। मैं समझता हूं कि विजय दिवस हमेशा किसी सफलता के बाद मनाई जाती है, और अभी चुनाव दूर हैं, चुनाव के परिणाम उसके बाद आते हैं, और अगर विजय दिवस वो मनाने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे 2009 में इसी तरह से आडवाणी जी को भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना के फील गुड और इंडिया साइनिंग की भारत चमक रहा है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल गए थे कि भारत की जनता नहीं थी, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को लग रहा था। जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के जन्म दिवस को विजय दिवस के तौर पर मनाया, तो वहीं मोदी के जन्मदिन पर उनके धुर विरोधी और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने राजस्थान में एक रैली की और मोदी का नाम लिए बिना ही विपक्ष पर आरोप लगाए। वैसे भी इन दिनों मोदी देश की राजनीति के केंद्र में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो मोदी नामा देश भर में जपा जा रहा है, चाहे वो मोदी की तारीफ में जपा जा रहा हो या फिर मोदी के विरोध में। चैनल 1 के लिए सतीश की रिपोर्ट। तो मोदी छाए हुए हर जगह, और मोदी को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को हमें मिल जाती हैं। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर आ चुके हैं। मैं आपका तारुफ करा दें। सलामतुल्लाह साहब, आप कांग्रेस के नेता हैं, हमारे यहाँ डिस्कशंस में आते रहते हैं। साथ ही पंकज कुमार जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा अफजल अब्बास साहब जेडीयू से हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी 3 लोग हमारे साथ हैं, आगे भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, आपसे सबका तारुफ हम कराएंगे। लेकिन सबसे पहले अफजल अब्बास साहब, आज बधाई तो दी नहीं नीतीश कुमार ने, अब तो क्या रहा, बधाई तो दे ही देते, बचा भी कुछ नहीं है, एनडीए में आप रहे भी नहीं है, आप किस बात को लेकर के बधाई दे देते? बधाई जन्मदिन की बधाई, इतनी हार्ड फीलिंग्स क्या? अब नीतीश जी ने बधाई नहीं दी, अब इस बारे में हम कुछ कमेंट्स कराना चाहते हैं, लेकिन सारा की पार्टी कांग्रेस भी दे ही रही है, पार्टी के प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी तो दे दिया। अच्छा, आपने देखा केसी त्यागी का बयान आया है, उन्होंने 100 साल जियो, मैंने टीवी पे देखा है जी। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि उन्होंने बधाई नहीं दिया तो इसको अब डिबेट का इशू बनाया जाए, जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है, और मैं भी कह रहा हूं कि भाई वह जाहिर सी बात है, सियासत में आपस में कशीदगी होती है, लेकिन जन्मदिन की बधाई हम भी देते हैं। ठीक है, ये क्या ये विजय दिवस के रूप में आपको दिखा? नहीं, विजय दिवस बीजेपी जिस तरह से सेलिब्रेट कर रही है, विजय दिवस कुछ नहीं है, बस एक बीजेपी के लिए, हम बीजेपी के लिए बोले हम, ये विजय दिवस कुछ नहीं है। मोदी के हाइट को और कितना आगे बढ़ाया जाए, इसी माध्यम से बीजेपी के सारे लोग लगे हुए हैं, और एक ये दिखाना चाहते हैं कि इनके अलावा और कोई है नहीं, सब के सब जितनी पॉलिटिकल पार्टी है वो बौनी है, और ये 272 सीट हम लाने जा रहे हैं, मोदी आ गए और 272 सीट आ जाएगा, और ये इसी कैंपेनिंग के में लोग लगे हुए हैं। और एक बहाना है, ये तो एक जन्मदिन तो एक बहाना है, इसके पीछे बस वही है कि मोदी को जितना फ्लैश किया जाए, मोदी अगर खांसेंगे तो भी आप टीवी पे दिखाएंगे, मोदी का जन्मदिन होगा तो भी आप दिखाएंगे। सबसे ज्यादा जश्न पटना में ही बना है, जाहिर सी बात है, जो उनके फ्लोर हो करेंगे भाई, जाहिर सी पटना में बीजेपी के सारे लोग हैं उनके जो है, और जब से गठबंधन टूटा है मेरा, तब से वो लोग आक्रोश है, चूंकि सत्ता के लाल सत्ता में होते, अब सत्ता नहीं है, तो नीतीश कुमार आज के माने नीतीश कुमार आज उनके नजर में वो मतलब नासुर बने हुए हैं, जो कुछ कहिए उनको नाराजगी है। बेहतर तो ये है कि पूरा हिंदुस्तान मनाए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अब रही बात कि अब समय आएगा, वक्त आएगा,
हम देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ये एक हैबिट, एक तरह से ये कि मोदी फोबिया जो है हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है कि मोदी 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 मोदी, जन्मदिन के बहाने से बाकी सारे लोग बैठे इस पर तस्करा होगा। जी, मुझे कुछ लगता नहीं है भाई, ये औपचारिकता है। मैं भी कह रहा हूं, आपका जन्मदिन होगा मैं भी बधाई दूंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा पंकज जी, अतिशयोक्ति लगती है आपको जब इतने बड़े पैमाने पर ऐसा लगता है जैसे कि चुनाव जीत ही गए हैं और शायद बन ही गए हैं प्रधानमंत्री? देखिए, माफ कीजिएगा, मैं जरा इस बहस को जरा दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। जी, इसको आप इस जन्म दिवस को जिस भी रूप में आप देख रहे होंगे या आम जनता देख रही होगी, मैं उनका ध्यान थोड़ा सा अलग हटकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जी, देखिए, बहुत पहले कांग्रेस पर इस बात का तहमत लगता रहा है कि वो परिवारवाद को जन्म दे रही है जी, या वंशवाद को जन्म दे रही है। बाद में फिर वो पहले आप इस पर जवाब दे दीजिए कि आपको अतिशोक्ति लगी आज? ऐसा लग रहा है कि बहुत जैसे विजय दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। नहीं, मैं आपकी इसी बात को थोड़ा सा एलेबोरेट करके आप 2 मिनट के लिए से सुन लें जी। तो ये जो है, आप देख लीजिए कि बीजेपी भी अब आहिस्ते आहिस्ते कहने के लिए एक व्यक्तिवाद के तौर पे अपने आप को उभार रही है। जो इसके यहां नहीं था वो अब यहां भी होने लगा, और इत्तेफाक से बहुत सारे मीडिया में या बहुत सारे लोग जो हैं इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो निहायत गलत है। अभी हमारे यहाँ वैसे तरीके से संविधान का स्वरूप नहीं है जिसमें कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन को अपनाया जाता हो, मगर अब तक में लोग पार्टियों को वोट देते रहे हैं। तो अब इसके माध्यम से अब बड़ी पार्टियां अब व्यक्ति के आधार पर वोट देने की परंपरा को चालू करने के लिए अब जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं वो सब लोग अपना रहे हैं। तो ये उसी का हिस्सा दिखता है? जी, मुझे तो सब कुछ उसमें बिल्कुल एक किसी व्यक्ति पे फोकस करके आप उसके आसपास में चीजों को दिखा कर। सलाहुल्लाह साहब, ऐसा ये ट्रेंड कह रहे हैं कि कांग्रेस से शुरू हुआ था, कांग्रेस पर तोहमत लगती रही है, पर ये भी आपको भी लगता है? क्योंकि हम भी देखते हैं सादगी से भी जन्मदिन मनाया जाता है, एक वो चीज भी होती है, पर क्या ये भारी उत्साह जिसकी बात बार बार बीजेपी करती है जो उन्हें मिला है, वो उत्साह यहाँ पर है कि जैसा पंकज जी कह रहे हैं वैसा ही दिखता है आपको? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस हमेशा कैडर पार्टी रही है जी, और कांग्रेस में व्यक्तिवाद नहीं हुआ है। कांग्रेस में हमेशा वर्किंग कमेटी का फैसला हावी रहा है। अभी जो पंकज जी ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि जो एक फोबिया खड़ा किया है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके पूरे माध्यम से पूरे मीडिया को मुबारकबाद देता हूं कि भाई चलो हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, आपको मीडिया को मोदी ही नजर आ रहा है तो आप मोदी को ही स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, चाहे उनकी बर्थडे है, चाहे वो कहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी को भी दिखाया सर आज? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जो आज राहुल गांधी का अनफॉर्चुनेट बर्थडे नहीं है, नहीं बोले हैं, हाँ, वो बाण आपने बताया, वो बाण उन्होंने चलाए थे। तो जहां तक मोदी जी का ताल्लुक है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है जी। अब उन्होंने मोदी को मुद्दा बनाया है इलेक्शन लड़ने के लिए, जो अभी पंकज जी ने कहा कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, बीजेपी ने डेमोक्रेसी को एक घात पहुंचाने की कोशिश करी है एक आदमी के जरिए, वो एक आपको नजर आ रहा है आज आपके पर्दों पर, और ये चीज देखी जा रही है। जैसा पंकज जी कह रहे थे कि व्यक्तिवाद की झलक अब नजर आने लगी है, किसी भी पार्टी की हम बात करें। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आपके यहाँ एक आपका पुराना कैडर है कांग्रेस, एक तरीका है, वैसे काम होता है। पर सर फिर क्यों मनमोहन सिंह जब लौटते हैं G20 से तो कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम काम करने को तैयार है? इसमें क्या ये संकेत नहीं है? नहीं, इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई नहीं, संकेत की बात नहीं, संकेत भाई देखिए, हर वर्कर हर उसमें काम करने के लिए तैयार है जी। जो जिसकी कैपेसिटी जितनी हो काम करने के तैयार है। हमारे यहाँ वर्किंग कमेटी है, ठीक है। आज चलन चल रहा है कि नए लोगों को आगे लाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रहे तो सब तैयार होंगे ही ना सर, उसमें तो कोई नई बात कहीं नहीं है भाई। अच्छी बात है अगर कोई और तैयार हो रही है, कोई और कैंडिडेट भी देखे सर, आपके मुंह में घी शक्कर आप सबको उन्हीं के नेतृत्व में तैयार कर दीजिए। और कोई कैंडिडेट तो आपके यहाँ नहीं है प्रधानमंत्री के लिए? करो ना, अगर सब उसके नेतृत्व में काम करें तो सच्ची क्या बात है? नहीं, पर आपको नहीं लगता कांग्रेस को इस बात को स्वीकार करने में दिक्कत जरूर होगी जी, है ना? भले वो अपने मन में स्वीकार करते हो, मगर सामने में स्वीकार करने में दिक्कत होगी। मैं सिर्फ ये उस वक्त भी यही कहने की कोशिश कर रहा था कि
आज आप समाजवादी पार्टी को देख लें, तृणमूल कांग्रेस को देख लें, जयललिता की पार्टी को देख लें, आपको सभी जगह पर एक एक व्यक्ति नजर आएगा। इवन कि हमारे साथ भाई बैठे हुए हैं, इनकी जेडीयू को देख लें तो आपको नीतीश जी दिखाई देंगे, समाजवादी पार्टी में मुलायम जी दिखाई देंगे, डीएमके में जयललिता दिखाई देंगी, एआईडीएमके में करुणानिधि दिखाई देंगे। ये व्यक्तिवाद की एक ऐसी प्रक्रिया अब नई शुरू हो गई है जो कि बहुत ही घातक है हमारे देश के। ठीक है, हमारे साथ इंदिरा तिवारी जी भी जुड़ गई हैं। आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़ी हैं। स्वागत है आपका जी। राष्ट्रीय मैडम, ये हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या जैसे आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम पर जो उनका जन्मदिन मनाया गया, क्या आपको लगता है ये विजय दिवस, जैसा कांग्रेस के नेता भी जगदंबिका पाल भी कह रहे थे कि ये जन्मदिन कम विजय दिवस ज्यादा नजर आया, कि ऐसा लगा कि वो प्रधानमंत्री बन ही गए हैं और अभी तो खैर उम्मीदवार ही बने हैं, चुनाव जीतना है अभी उनको। आपको भी ऐसा लगता है? अतिशयोक्ति दिखी इसमें आपको? देखिए, जन्मदिन तो हर पार्टी के जो भी रहनुमा होते हैं, जितने नेता हैं, उनका इसी जोशो खरोश से बनाया जाता है जन्मदिन की। ऐसा लगता है कि अब भावी प्रधानमंत्री उन्हीं की पार्टी से होंगे, तो मुझे लगता है ये बड़ा निजी मामला है। और इसको पूरे पार्टी बना रही बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में हर जगह हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर। आप देखिए, समस्या तो ये होगी कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो हिंदू महासभा की राष्ट्रीय जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए, वो उनका निजी मामला है जी, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक के घर में झांकने की अब हर पार्टियों की जो आदत हो गई है, ये अस्वस्थ तरीका है, ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। ये उनका अपना मामला है, वो जाने जी। और जनता तो वोट के समय में फैसला करेगी ना। हमको लगता है हमें तब तक धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि फील गुड और इंडिया शाइनिंग तो हम पहले भी देख चुके हैं। नहीं, पर आपको लगता है व्यक्तिवाद की झलक अब दिखने लगी है? व्यक्तिवाद कहाँ नहीं है सिद्धार्थ जी, मुझे बताइए ना। दिखने लगा है पूरी नहीं, अरे बाप रे बाप, अरे क्या बात करते हैं। पूरा देश तो अब तो सिर्फ व्यक्तिवाद के रोग से इतना ग्रसित हो गया है कि इस दलदल से निकलना तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। पार्टियां कोई लोहिया के नाम पर खड़ी हुई। मोदी भी आपको लगता है इसी के वो है प्रणेता? एक मैं देखिए, आप सिद्धार्थ जी एक तो गलत प्रश्न मेरे से इसलिए कर रहे हैं कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक सेकंड, नरेंद्र मोदी आज देश के लोग एक तबका देख रहा है उनको, भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं, उनको लगता है उनके कैंडिडेट हैं। अब तो चूंकि उनको आज एनएसजी कमांडोज की दस्ता भी दे दिया गया है, तो ऐसे में आप उस चीज से मैं आपको ये नहीं कह रहा, पर आपकी राय भी तो बनती होगी ना। अभी देख रहे हैं राजनीति हो रही है, आप नागरिक भी हैं। बीजेपी ऐसा है कि शुतुरमुर्ग जैसे होता है ना जी, रेत में मुंडी गड़ा करके और सोचता है कि बस अब उसको कोई दुनिया देख नहीं रही, सुरक्षित है जी। अब उस पर तो मुझे दया आती, मैं क्या उस पर कमेंट करूं। मुझे तो कुछ कमेंट भी नहीं सोचता है कि कहूं कि पहली बात कि जब तक चुनाव अभी आया नहीं, कोई नतीजे निकले नहीं, इससे पहले गाल क्या भारतीय जनता पार्टी की आपको ये दिखता है कि बहुत कहते हैं कि हकबकाहट में दौड़ लगी हुई है? शायद आपको लगता है जल्दबाजी दिखती है? आपको लगता है जल्दबाजी हो रही है अभी? जल्दी खिचड़ी खा के मुंह जलाने की आदत है। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, आपने अपनी बात रखी। सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, व्यक्तिवाद की ओर आप भी बढ़ रहे हैं। व्यक्तिवाद की बात, व्यक्तिवाद तो सिद्धार्थ जी कहाँ नहीं है, बताइए ना। कांग्रेस में व्यक्तिवाद है, सपा में व्यक्तिवाद है, आरजेडी में व्यक्तिवाद, मान नहीं रहा ना इस बात को, हर जगह है। थोड़ी देर के लिए मान लिए सारी पार्टियों में है, कहाँ नहीं है। और व्यक्तिवाद से बड़ा तो परिवारवाद है। मैं थोड़ी देर के लिए तस्लीम करता हूँ आपकी बात, लेकिन आज के दिन 6 महीना से जो आप मोदी का जो एक फोबिया खड़ा करके और ये हिंदुस्तान नहीं पे इंटरनेशनल पैमाने पे जो दिखाया जा रहा है, इसका ये साबित किया जा रहा है कि अब बीजेपी में इनके अलावा कोई है नहीं। और बीजेपी वालों के लिए शर्म की बात है कि उनसे काबिल लोग भी मौजूद यहाँ पे हैं और सब नतमस्तक होकर खड़े हुए हैं। इसका मतलब कि इसका मतलब इनको अगर नहीं लाया क्या नीतीश के अलावा भी हैं? नहीं, बिल्कुल शरद यादव जी हैं और लोग भी हैं। शरद राष्ट्रीय हमारे जो फैसला हुआ, आप देखिए पार्लियामेंट्री नेशनल स्कूटी की बैठक हुई, सारा फैसला पहले हुआ, 3 महीना पहले ही कर दिया गया था कि हम मोदी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी सहमति थी और माननीय मुख्यमंत्री की 17 साल तक ये गठबंधन में रहे और 17 साल के बाद वो पार्टी अछूत हो गई। बड़े हंसी की बात है ये कि 17 साल तक तो गठबंधन नहीं, उन्होंने मोदी
के नाम की उन्होंने जिक्र किया था, साबिर अली साहब ने भी बोला था, हमें मानना चाहिए इस बात को। ये थोड़ा सा गले के नीचे उतरता नहीं है। हम लोग शुरू से ही कहा था कि हम मोदी एक्सेप्टेबल हमारे नहीं है। हमें महाराज मोदी तो तब भी थे, लेकिन आपका गठबंधन तो था। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर नहीं प्रमोट किया गया। कोई बात नहीं। यूपी आपके अरे आपके गठबंधन आपकी पार्टी के गठबंधन में थे। गठबंधन में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, मोदी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी तो पिछले 6 साल से मरणापन्न अवस्था में थे। मैं तो वही कह रहा हूँ ऐसे लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार जी ने यही कहा था कि ऐसे लोग को लाइए जो समावेशी विचारधारा के लोग। वो हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। नीतीश जी भी राजधर्म का सही पालन तो नहीं करते। वो तो ये सोचते हैं कि बस मुलायम सिंह की तरह से जिस राह पर चले हैं, बस एक ही विशेष वर्ग वो राष्ट्र के लिए और भी घातक है। राजधर्म की बात करें, राजधर्म की बात करें, नीतीश कुमार के राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उपदेश दिया गया प्रधानमंत्री ने कि राजधर्म का पालन कीजिए। वो चीज हम भटक जाएंगे, मौजूद पे आ जाए। जो हो रहा है अभी आपके छपरा में 150 बच्चे उसी में मरे हैं। क्या 150 नहीं, माफ कीजिए 150 नहीं, 23 बच्चे मरे। मैं वही कराने वाला हूँ। नहीं, छपरा में मैं छपरा होके आई, मैं छपरा होके आई। जी मेरा घर वहां पे जहां से बोल रही है। मैं बात नहीं कर रहे। मैं सलामतुल्लाह साहब के पास आऊंगा। सर, ये व्यक्तिवाद आप कैसे नहीं मान रहे? कांग्रेस से बात क्यों मानने को तैयार नहीं होती कि व्यक्तिवाद है? तो आपके राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता कौन है बताइए? हमारे सोनिया गांधी प्रेसिडेंट है हमारी। हाँ नहीं, पर अभी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए कैसे कह दिया बड़ा नेता कौन है? देखिए, बड़े हमारे तो अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं और वो उनसे बड़ी हैं। नहीं है, पर प्रधानमंत्री के लिए तो है नहीं ना सर। नहीं, अभी प्रधानमंत्री तो हमारे पास मनमोहन सिंह है। अभी तो आप उनका तोड़ लाइए। अभी तो आपके पास तोड़ ही नहीं है कोई प्रधानमंत्री का। तोड़ तो आई गए। अब ये तो खुश होने की बात है कि भाई उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने कहा मोदी को लेकर चलो। और अभी मोहतरमा कह रही थी, मैं ये बताना चाहता था, नीतीश कुमार ने मोदी से गठबंधन नहीं किया था। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मोदी से नमो से गठबंधन नहीं हुआ था बिहार में। और ऐसे अगर उनको शौक थे तो वो गुजरात छोड़े, वहां आके बैठे, तब पता चलेगा। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगा, जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। मैडम छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेना, तो ब्रेक लेना मैम, ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद सर ब्रेक लेना है मुझको। उसमें आपत्ति क्यों होती? मैडम ब्रेक लेना है। देखिए मैडम एक मिनट एक चीज बताएं, मुझे तो ऐसा लगता है ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या ये वीडियो है? ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब हमारे साथ डॉक्टर शकील जमा अंसारी जी भी जुड़ चुके हैं। आप मेंबर हैं, बैकवर्ड कमीशन सदस्य हैं और पिछड़ा आयोग के भी। इनसे हम बात करेंगे। शकील साहब, ये बात आपको भी लगती है क्या? ये किस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि
लगातार मुसलमानों का जुड़ाव अब नरेंद्र मोदी के साथ देखने को मिलता है। ये इस दौरान तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरह गुजरात के अंदर ही कुछ मुसलमान हैं जो शायद खुशियां मना रहे हैं वहां पर नरेंद्र मोदी और उनको लेकर के। क्या आपको लगता है ये एक गलत तरह से प्रेजेंटेशन किया जा रहा है? कैसे आप देखते हैं इस पूरी चीजों को? देखिए, आपने खुद ही कह दिया कि गलत तरीके से प्रेजेंटेशन मैं पूछ रहा हूं जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं तो जो आपने प्रश्न ही, वही मैं कह रहा हूं, जो आपने प्रश्न नहीं किया है, मैं ये कह रहा था कि आपके प्रश्न में ही ये छिपा हुआ है कि मीडिया जो प्रेजेंटेशन कर रहा है वो 100% सही नहीं हो सकता किसी तरह से। जी, गुजरात में बराबर ये क्यों कोशिश की जाती है इस बात की बताने की मोदी जी का जहां नाम आता है कि माइनॉरिटी के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं या बड़े पैमाने पर जुड़ गए हैं, ये एक पता नहीं एक उनके पीआर का या उनके बीजेपी के कैंपेन का एक हिस्सा हो सकता है। जी, लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात दंगे के बाद जिस तरह से मोदी जी की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हुआ और जिस तरह से फेक इनकाउंटर की बातें सामने आई हैं और उन सब के बाद मुसलमानों का तबका या इस देश के बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय जो अपने आप को ट्रू समझते हैं और देखते हैं अपने सही आंखों से, वो समझते हैं कि मोदी जी का रवैया वहां बहुत ही अच्छा और सही नहीं था, इसलिए कि राजधर्म का पालन उन्होंने नहीं किया और राजधर्म का पालन नहीं करने के लिए कोई जिम्मेदार उनको कोई दूसरे लोगों ने नहीं करार दिया, बल्कि उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी आज भी कहती है उनके सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने ही उनको ये सबक दिया था। और उस वक्त राजधर्म का पालन नहीं करने की वजह से जो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, रोकने के लिए जो जिम्मेदार थे, जो लोग अडवाणी जी, अब उनका बराबर कई तरह की बातें सामने आती हैं, कभी उनको सपोर्ट करते हैं, कभी उनका विरोध करते हैं, कभी उनकी गुणगान करते हैं। तो ये पार्टी के अंदर ही विरोधाभास है पूरे पैमाने पर, लेकिन अब कैंडिडेट उनको बनाया है, और हर पार्टी को अपना कैंडिडेट बनाने का अधिकार और हक है। ठीक है, और लेकिन ये कहने का हक नहीं है कि किसी आदमी को कि फला आदमी का पूरा समर्थन है, अल्पसंख्यकों का वो लीडर है या अल्पसंख्यकों का समर्थन है। निश्चित रूप से इस देश के सेकुलर लोग, उसमें मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मोदी के रवैया को पसंद नहीं करते। ठीक, पंकज, एक चीज हमने यहाँ पर देखी, नरेंद्र मोदी हर चीज पे बोलते हैं, मुजफ्फरनगर पे वो कुछ बोले नहीं है अभी तक आकर के, तो यहां पर भी अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से वो राजनीति कर रहे हैं, कोई बयान उनका आया नहीं है। ये क्या, किस तरह देखते हैं? क्या यहां भी वो सॉफ्ट अपने हिसाब से सॉफ्ट लेकर के चल रहे हैं, चीजों को बचा के चल रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी अब बीजेपी के घोषित प्राइम मिनिस्टर हैं और इत्तेफाक से ऐसे तो हर पार्टी को समझने का हक है ना कि वो वही पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन बहुत कुछ आदमी जब एक बड़ी पार्टी जब अपने लिए घोषणा कर देती है तो वो बहुत कुछ अपने हाव भाव में भी वो उस तरीके के व्यवहार भी लाने शुरू कर देता है। तो वो जो कुछ भी बोलेंगे ना, वो अपने आप को एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या प्राइम मिनिस्टर समझकर बोलने की कोशिश करेंगे। वो कभी भी वो इस तरीके से नहीं कहेंगे ना कि यहां ये गलत हो गया, वो सही हो गया ना। वो हमेशा अपनी पार्टी, अपना छवि और साथ ही साथ जो हुआ वो कितना सही और कितना गलत, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। अगर इलेक्शन के बाद अगर कोई चीज होता तो उसको गलत और सही करार देना बहुत आसान था, लेकिन अभी जहां वो खड़े हैं वो इन तीनों चीजों को नाप जोक करके ही वो इसका जवाब देंगे। यानी अब अपने पद का वो ध्यान में रख के चीजों को बोलेंगे, बहुत तौल-मोल के बोलेंगे। अपने पद, अपनी पार्टी और साथ ही साथ अपना व्यक्तित्व। आप भी ये मानते हैं? ये लगता है आपको तीनों से मिलकर एक उनका बनता है फ्यूचर। एक ऐसा चेहरा जो बीजेपी ने लाया था, उसके लिए उसको बोलना था शायद खुलकर इस विषय पर। दुनिया भर की तो हर चीज पे वो बोल ही देते हैं, इस विषय पर थोड़ा उन्हें बोलना था। इस विषय पे या मुजफ्फरनगर हो, इस पे बहुत सेंसिटिव इशू रहा है। इस विषय पे तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी और सपा की जिम्मेदारी थी। नहीं, मोदी को बोलना चाहिए था कि नहीं, बीजेपी वहां सत्ता में है नहीं और मोदी वहां सत्ताधारी नहीं है। बोलने के लिए सत्ता की जरूरत थोड़ी, आप कमेंट तो कर ही सकते हैं ना, बात सिर्फ विरोध करने के लिए मोदी का विरोध करना है, इससे मैं असहमत हूँ।
नहीं, विरोध नहीं, मैं तो बात कह रहा हूँ कि विरोध करने के जो लिए व्यक्ति हर चीज के ऊपर बात एक करता है, लामबंदी करनी है कि एक विशेष वर्ग जो है वो मोदी के खिलाफ लामबंद होगा, तो फिर भारत का पूरा वर्ग उस वर्ग के खिलाफ भी लामबंद होगा जो बंटवारे के कारण रहे हैं। फिर वो बातें भी उखड़ेंगी। नहीं, देखिए, यदि बोलना चाहिए, आप सीधा जवाब दीजिए ना कि बोलना था कि नहीं। एक उम्मीद तो हम करते हैं कि क्यों बोले, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, देश में इतना बड़ा दंगा हुआ है, प्रधानमंत्री वहां पर होकर के आ गए, आप में से कोई गया उनसे राय लेने? नहीं, उन्हें राय लेने की जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी बात बोल देते हैं। जबरदस्ती बोलना, उनके बाद रेवाड़ी पे उन्होंने वहां पर इतना बड़ा वो भी किया, और अभी भी आज अपनी माताजी से मिलके आए, वो उन्होंने मीडिया से मुखातिब भी हुए, बोल सकते थे। मीडिया को पूछना चाहिए था, मीडिया को किसने रोका है? मीडिया तो इतनी बेलगाम हो चुकी है आज की, मीडिया कभी भी किसी को भी चाहे तो राजा बना दे, चाहे तो रंग बना दे, किसी को चाहे तो चोर बना दे, चाहे किसी को साव बना दे। तो मीडिया को पूछना चाहिए था। आप पूछेंगे तो वो जवाब देंगे, और ये उनका विषय है, वो क्या कहते हैं। हम उस व्यक्ति के बारे में बैठ करके यहाँ पर उसका सिर्फ छिद्रान्वेषण करें और उसके ऊपर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करें, ये अन्याय है, सरासर अन्याय है किसी व्यक्ति के साथ में। और उसको इसलिए कटघरे में खड़ा करना कि बार बार गुजरात के दंगे की दोहराई जाती है। 130 दंगे, 134 दंगे सपा के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में हो गए, अभी वर्तमान में मुजफ्फरनगर, उस पर मीडिया क्यों नहीं बोलती है? बोला आजमगढ़ के आतंकवादियों के खिलाफ में, मुलायम सिंह जी की सरकार, अखिलेश की सरकार ये कहती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा जी आपको ये एप्लीकेशन देती है कि हम सारे केस वापस दें। किसी और आम आदमी के साथ ऐसा किया जा सकता है? मैं थोड़ा यहाँ पे आपको करेक्ट कर दूंगा। बोला है, कल भी हमने वो लिस्ट दिखाई थी, उसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, बसपा, सबके नेता शामिल है जिन्होंने वहां भड़काऊ भाषण दिए। तो ऐसा इसमें नहीं कि मीडिया नहीं दिखा रहा, मीडिया दिखा रहा है, कार्रवाई करना नहीं कर रहा वहां प्रशासन के हाथों में। ठीक है, छोटा सा ब्रेक यहां पर मैं लूंगा, उसी छोटा सा ब्रेक सर, छोटा सा ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं देना जुर्म है, भारी पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप ले लो लड्डू। सर्विस टैक्स वीसीएस एक्चुअली लड्डू है, नहीं भरा तो आप भर सकते हैं बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में भी। आप बता दिए, बाद में मत कहना पता नहीं था। मिल रहा है, खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे ना रहे लड्डू। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। राहुल गांधी ने आज 12 के अंदर अपनी बात रखी और केंद्र सरकार के ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने भाजपा के ऊपर निशाना साधा। और एक तरह का डिफरेंस हमने देखा, थोड़े आक्रामक भी दिखे वो, और साथ में नरेंद्र मोदी है। तो ऐसी दो पर्सनालिटीज हैं जिनको लेकर के लगातार बातें होती हैं। और जैसे पंकज जी भी कह रहे थे कि शायद एक व्यक्तिगत एक रुझान तरफ दिख रहा है कि एक व्यक्तिगत की तरफ ये राजनीति जाती दिखती है। पर क्या है दोनों के भाषणों के अंदर ऐसा जिनको देख करके दोनों की तरफ से लोग आते हैं और उन्हें सुनते? जरा देख लीजिए। किसी गरीब व्यक्ति से जमीन छीननी होती है तो बहुत आसानी से काम हो जाता है,
मगर जब गरीब को रोजगार देने की बात आती है तो फिर विपक्ष के लोग पूछते हैं भैया पैसा कहां से आएगा। हमने दिखा दिया कहां से आएगा और लाखों लोगों को रोजगार दिखा के दे दिया। दुर्भाग्य देखिए, भारत के रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर के ये कहें कि पाकिस्तानी सेना के कपड़े पहन करके कोई आए थे। कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी, उन शहीद परिवारों को कितनी पीड़ा होती होगी, देश की रक्षा के लिए तैनात लाखों जवानों को कितनी पीड़ा होती होगी, 125 करोड़ देशवासियों को कितनी पीड़ा होती होगी। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब सबसे बड़ा सपना उसको दिखना चाहिए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो छोटा सा मजदूर हो। हम कहते हैं कि उसे हवाई जहाज को देखना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि भाई एक दिन मेरा बेटा उस जहाज को चला सके। यह हमारी सोच है और उनकी सोच है कि मजदूर जमीन पे काम करे, पेट पे खाना ना हो, रोजगार ना हो, जरूर वो सड़क बनाए मगर ऊपर की ओर देखे क्या भैया मेरा बच्चा उस जहाज में कभी नहीं जा सकता। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। और इसलिए इस समस्या का समाधान भी हमें दिल्ली से खोजना पड़ेगा। नरेगा के बारे में कहा, फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में कहा, जमीनी अधिग्रहण बिल के बारे में कहा, पार्लियामेंट को रोका, हर रोज वहां पे तमाशा। चुनाव हार गए, फिर पार्लियामेंट में रोकने की कोशिश की, मगर नहीं रोक पाएंगे। हम आपका काम करके दिखाएंगे। पूरा 1 दशक होने आया, निराशा की, बुराइयों की, पराजय की ऐसी ही खबरें सुनते सुनते हमारे कान पक चुके हैं, हम निराश हो चुके हैं। चलिए, तो ये सुना अपने दोनों नेता थे। अफजल अब्बास साहब, कौन ज्यादा विश्वसनीय दिखता है आपको? देखिए, दोनों अपने अपने विचारधारा के हिसाब से लड़ रहे हैं। आज देखिए, हिंदुस्तान में 2 ही पार्टी है, बड़ी पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस है जी। और जाहिर सी बात है, हमारी तरफ से भी ये अनाउंसमेंट है कि ये इन 2 बड़ी पार्टियों में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, उन्हीं की कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी जी। तो हर आदमी, चाहे मोदी जी हो या राहुल गांधी जी हो, दोनों आदमी अपने हिसाब से अपनी सरकार दोबारा बनाने के लिए कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि दोनों विश्वसनीय। हाँ, इसमें हमको किसी विश्वसनीय की बात नहीं। वो अपना जो जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज बता रहा मोदी जी का, तो लग रहा कि आज ही वो प्रधानमंत्री, कल ही शपथ होने जा रहा उनका। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और अटैक उसमें आप क्लिप नहीं दिखाया, उसमें 1-2 ऐसी बातें उन्होंने कही थी, मुझे बड़ा अफसोस है कि सच्चर कमेटी ने जब मुसलमानों के सेंसस कराने की बात की, कितनी गरीबी है, और ये आप इसमें हमने देखा था टीवी पे, तो उसमें कहेंगे फौज में भी क्या था कि फौज में कितने मुसलमान हैं जी, उसको भी इन्होंने कम्युनल व्यू से देखा था। ये ना देखा था उसमें कि मुसलमान गरीब है और मुसलमान कितना सरकारी संस्थान में कितनी सी नौकरी है, ये नहीं देख रहे। वो देखिए, सांप्रदायिकता की बात वहां फौज में भी उन्होंने की थी। इस क्लिप को आपको दिखाना चाहिए था। चलिए, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें, उससे एतराज था ये। ठीक है, पंकज जी, आज ये बात एक बड़ी अपने आप में वो शायद एक राजनीति का कटाक्ष भी हो सकती है कि एक ख्वाब देने की बात करता है कि एक ख्वाब मत देखिए, एक कहने के ख्वाब देखिए। राहुल गांधी कहते हैं आप ख्वाब देखिए, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ख्वाब देखने वाला बर्बाद हो जाता है। तो ये स्थिति कैसे देखते हैं आप, इसको कैसे तोलते हैं? अभी जो आपने क्लिपिंग्स दिखाई, मैं दोनों को देखने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही है कि जहां से आपने प्रोग्राम शुरू किया था इनके जन्म दिवस का ना, तो कांग्रेस को ये बात समझ लेना चाहिए, खास करके क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इन दोनों के बीच का खेल है कि बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी हर तरीके से मैदान में कूदने के लिए शुरू कर दी है ना। कांग्रेस
को भी अपनी पूरी कमर कस लेनी चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि युद्ध तो इन दोनों के बीच में एक बात और कही है, मैं इंद्र जी, मैं आपसे अभी सर मैं आपके पास फिर आऊंगा कि बीमारी की वजह से जो है गरीबी बढ़ रही है। राहुल गांधी ने आज ये बात कही है कि लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं इसलिए गरीब हो रहे हैं, बेरोजगार शायद वजह नहीं। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं राजी, इसमें एक बात और भी दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी अपने करीब करीब सभी भाषणों में पिछले कुछ दिनों से न, जो लास्ट जो संसद में एक गरीब औरत के घर की चर्चा उन्होंने शुरू की थी, उसके बाद से फिर मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूं कि बार बार वो गरीबी को न, के मुद्दे को बहुत उठा रहे हैं। उसमें भी सर हम क्या खाद्य सुरक्षा बिल इसके पीछे दिख रहा है? नहीं, और खाद्य सुरक्षा जो पास हुआ है खाद्य सुरक्षा बिल दिख रहा है, बल्कि जो सरकारी इश्तेहार आ रहे हैं उसमें वो सब जो संसद में लंबित है पारित होने के लिए, वो सब कुछ भी आ रहे हैं। ठीक है, ये अपने सब कुछ के साथ साथ में गरीबी को जो है ना, पर महंगाई पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो पेट्रोल राइज हो रहा है उस पर कोई यथास्थिति पे बात नहीं हो रही। उस नारे को ठीक है इंदिरा जी, आप अपनी बात रख रही थी जल्दी। देखिए वही जो अभी आपने कहा हमारे मित्र ने कि वो एक ख्वाब ही सिर्फ दिखाने का पिछले 60 सालों से कार्यक्रम चल रहा है, कितना जनता को ठगेंगे। और मीडिया कुछ मामलों में धन्यवाद की पात्र निश्चित है। अगर आप जैसी ये जितनी मीडिया अब बरकरार है ये ना होती तो शायद ये ख्वाब पूरा होता कांग्रेस का और एब्सोल्यूट सरकार भी इनकी बनती। ये मीडिया की भी आपने इतना तो माना कि ये गरीबी का ख्वाब दिखा दिखा के कब तक लूटोगे आप जनता को, कब तक? यही मनरेगा सिर्फ लूट और खसोट का एक प्रकरण है। खाद्य बिल भी पहले 35 रुपए किलो में तो वैसे ही मिल रहा है। अब तो स्लोगन भी चेंज हो गया, पूरी रोटी खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे, दोगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो इनकी इकोनॉमिक सलाहकार है बुद्धि से यथास्थिति पर बात। सलामतुल्लाह साहब, ठीक है हम मानते हैं आपके राहुल गांधी बड़े लीडर है, पर यथास्थिति पे भी बात करते हैं, जरा बताते हैं। महंगाई भी रियलिटी पे तो बात ही नहीं करते। महंगाई कहाँ नहीं बोलते कि महंगाई कहाँ नहीं बढ़ रही, ये बताइए। 80 किलो पे 80 रुपए किलो थोड़ा यथास्थिति पे तो बोलते हैं, कहाँ नहीं बढ़ रही? ठीक है, आपने पास करा लिया ना, बिल पास होने की स्थिति तो पास हो गया। मुझे ये बताइए, पहले मेरी बात का ये जवाब दीजिए ना कि कहाँ नहीं बढ़ रही कीमत, ये बताइए। अभी भी हिंदुस्तान सारे मुल्कों से सस्ता है, ये नहीं कहते आप? नहीं, बिल्कुल आप बताइए, लाइए आंकड़े। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, लाइए ना। जितनी हमारी आप सुनिए, जीडीपी आपकी बची नहीं है। आप सुनिए ना, 80 रुपए किलो प्याज हो रहा है। आप ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? 36 बार आप कीमत बढ़ा ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? आप ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? आप जितना आपका सराउंडिंग नेबरिंग है उठा के देखिए, आप सारे आंकड़े क्यों नहीं देखते हैं? आप इतना डॉलर के मुकाबले इतना कहीं पे भी नहीं गिरा है, पाकिस्तान रुपया भी नहीं गिरा है सर। आप देखिए ना, कहीं नहीं, आप देखिए सही। कहीं नहीं। माफी कीजिएगा, एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि अपने पड़ोसी से आप अपनी तुलना कर लीजिए कि आप सस्ते में हैं या आपके यहाँ जब महंगाई वैसी नहीं बढ़ी है। तो अगर आप ये तुलना करने के लिए कहते हैं कि हम अपने आप को नेपाल से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से तुलना करें एक तरफ, और अपने ख्वाब हम अमेरिका से भिड़ने की ताकत के बारे में सोचें, तो ये तो बड़ा ही नाइंसाफी होगा। ये तो बहुत ही गलत है। आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? नहीं, आप हवाई जहाज से थोड़ी जाके अमेरिका से आप शुरुआत क्यों नहीं करके चलेंगे? बोलना चाहिए आप जब कैसे कर लेंगे? आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? आप शुरुआत तो पहले घर से ही करेंगे। जो आपके आस पड़ोसी हैं शुरुआत भी उनको अमेरिका से करेंगे जाके आप, या सीधे आप चांद पे जाके करेंगे? नहीं भाई, शुरुआत तो यही जमीन से शुरुआत कर ले। वही तो नहीं, लघु उद्योगों को आपने छोड़ दिया। आप वॉलमार्ट ला करके अब देखिए, आप ये चाहे कि हिंदू महासभा की नीतियां नहीं, बिल्कुल हिंदू महासभा की नीतियां अडॉप्ट नहीं करेगी। हिंदू महासभा की नीतियां कांग्रेस अडॉप्ट नहीं करेगी, कांग्रेस अपनी नीतियां चलाएगी। कांग्रेस तो डिवाइड एंड रूल पर चलेगी। अगर आप डिवाइड रूल होंगे तो होते रहेंगे। सर एक मिनट, कांग्रेस अपनी नीतियों पर चलेगी, हिंदू महासभा की नीतियों पर नहीं चलेगी कांग्रेस। हिंदू महासभा की बिल्कुल। मैडम आपसे सवाल में जी एक मिनट शकील जी भी हमारे साथ में सुन रहे हैं हमको काफी देर। शकील जी अब ये जरा हमें समझाइए कि पूरी रोटी खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे, ये पूरी रोटी की जो बात हो रही है इसमें लगातार ये बात होती है कि आप लोग वो फूड सिक्योरिटी वाली बात को लेकर के इस बात को आगे रखना चाहते हैं, तो फिर क्रेडिट भी दीजिए, विपक्ष ने भी उतना सहयोग किया आपका इस बिल को आगे लाने में। इस पर राजनीति न करने की बात हुई थी ना संसद में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब चुनाव के रंग में यह देश रंग चुका है जी, और जब चुनाव का समय आ जाता है
तो हर आप पार्टियों को अपनी अपनी पोस्टरिंग करनी पड़ती है। आप देखिए विपक्ष ने, बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री पद के लिए एक उम्मीदवार को घोषित किया है जी। बड़ी विरोधाभास था, उसके बावजूद उन्होंने एक घोषणा की है। उसी तरह से चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 आई थी, उसने अपने घोषणा पत्रों में कुछ वादे किए थे और उन वादों को अब वो समझते हैं कि 8-9 महीने चुनाव को रह गए हैं तो उनको पूरा हो जाना चाहिए, काफी है। और फूड सिक्योरिटी बिल का जहां तक ताल्लुक है, फूड बीजेपी चलने देती पार्लियामेंट, फूड सिक्योरिटी बिल ये क्यों नहीं कहते आप? सर हम कह रहे हैं ना, नहीं कह रहे हैं ना, आप नहीं कह रहे ना, वो भी तो कहिए ना। सर आपसे पूछेंगे ना, आप मेरे सवाल मेरे कहाँ चलने देते पार्लियामेंट? पूछूंगा सर, एक मिनट उन्हें जवाब देने दीजिए, मैं आपके पास आता हूँ जी। शकील साहब जी, मैं ये कह रहा था कि पार्लियामेंट में काफी डिले हुआ फूड सिक्योरिटी बिल के लिए जी। हमारी एक बहन अभी बीजेपी के पक्ष से शायद मनरेगा की खिलाफ कर रही थी, लेकिन हमें इनको खुद बताना चाहिए कि जो उनकी 3 या 4 सरकारें चल रही हैं, वो केंद्र की इन सारी योजनाओं के फंड का उपयोग करके, उन पैसों का इस्तेमाल करके अपनी उपलब्धियों को भी गिनती हैं और आज यहाँ मनरेगा को रूट और खसोट की बात करती हैं। नहीं, क्या आपको नहीं लगता यथास्थिति पे भी बात होनी चाहिए सर? ठीक है, आप जो ले आए, आपने जो कर दिया अच्छी बात है, यथास्थिति पर भी तो बोलिए। में तो जरा मुझे भी बोलने दीजिए ना, आप की बात सुनने तो मैं नहीं आया ना यहाँ खाली। ठीक है सर, बोलिए। जो भी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार के योजनाओं के लिए इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। अब उनमें राज्य सरकारें किस पार्टी के, ये तो कोई देखता नहीं है। अगर करप्शन है तो उन राज्यों में भी करप्शन है जो राज्य विपक्ष के हैं और दूसरे पार्टियों के लिए है या जो भी है। तो अगर इस तरह से एक लाइन से आप कह दीजिए कि मनरेगा में करप्शन है, तो अपनी बात को भी कहिए कि आपके राज्यों में भी करप्शन है जो मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन राजधानी की बात राज्य सरकारों का है, उनके है। और जहां तक ताल्लुक है मोदी जी का, जहां तक ताल्लुक है, वो एक पूंजीपतियों के एक प्रतीक के रूप में काम कर रहे हैं और वही पब्लिसिटी कर रहे हैं, गुजरात के उद्योग के धंधे की बात कर रहे हैं। लेकिन इस देश के गरीबों की बात अगर राहुल गांधी ने उठाई है कि उनको फूड सिक्योरिटी से, अगर उनको रोजगार गारंटी से, अगर उनको राइट टू इंफॉर्मेशन से, अगर उनको जो हेल्थ के स्कीम के जरिया उनके अपलिफ्टमेंट करना है और यूपीए की सरकार ने कराई है और चुनाव के टाइम में इन बातों की चर्चा करना है, तो बहुत ही सही है। तो जनाब कुछ यथास्थिति पर भी बोलेंगे अगर विपक्ष का काम उनमें निकालना है कमियां, तो राहुल गांधी अपने आप के ये बोलने में बहुत सक्सेस और सही है कि वो इन गरीबों की बात को उठा रहे हैं। इसलिए कि फूड सिक्योरिटी बिल को पास कराने में विपक्ष ने जिस तरह से टाल मटोल किया था, उससे आप पता लगता है कि वो तो होना ही था, ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। इसलिए इनको मजबूरी में, इनको क्रेडिट की बात नहीं है, मजबूरी में इनको ये बात सपोर्ट करना पड़ा। चलिए ठीक, पंकज जी, अब ये बात जिस सलाहतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि आप संसद आपने नहीं चलने दी, तो फिर वो कोई अगर बीजेपी के, तो हमारे साथ कोई है नहीं अभी, तो वो कह देते कि आपने भ्रष्टाचार क्यों किया? आप भ्रष्टाचार नहीं करते तो उस टाइम संसद हम चलने दे देते, जो उस टाइम हुआ बंसल जी को सबको लेकर के। तो ये तो स्थितियां ऐसी, बात में सीधा सवाल मेरा ये है कि ठीक है, अगर कोई कांग्रेस अगर कुछ अच्छा कर रही है और गरीबों का फायदा हो रहा है, कोई भी पार्टी किसी के लिए अच्छा कर रही है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, पर यथास्थिति पे भी तो बात करें, देश सुनना चाहता है। देखिए, अभी आपने देखा कि मोदी जी ने जितने अभी भाषण दिया, अब तक एक प्रोग्राम नहीं दिया है जी। कांग्रेस बोल रही है, सारे प्रोग्रामों पे बोल रही है, प्रोग्राम दे रही है। हम तो कांग्रेस आपको यथास्थिति नजर नहीं आ रही है। हम तो मोदी के लिए भी कह रहे हैं कि मोदी नहीं जवाब दे रहे हैं, हमने तो पूछा भी था इंदिरा जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही सवाल था। मैं आपको एक बात और बताऊं, देखिए प्रोग्राम आप चुनाव पास आने पे दे रहे हैं। आपको फूड सिक्योरिटी बिल 5 साल नहीं याद आया? फूड सिक्योरिटी बिल बिल्कुल आया, आप लोग बीजेपी ने, आपके सहयोगियों ने नहीं चलने दी पार्लियामेंट। 2014 में मेरे तो सहयोगी ही नहीं, महाराज आप पहले अपना होमवर्क तो सलामतुल्लाह जी कर ले। आप तो बिल्कुल मतलब मैं तो समझता हूँ गलती से आप हिंदू महासभा में सपोर्ट सारी बीजेपी की कर रही हैं आप। नहीं, अगर आप सच बोलने को नहीं, अगर आप अब ये सच्चाई को भी अगर आप झूठ समझ रही हैं तो फिर क्या? ये सच्चाई है। महंगाई नहीं है, आप महंगाई को ये करके ढांक दीजिए कि देश में, दुनिया में यदि मैं आपकी दुखती रग पे हाथ रखती हूँ तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए? दुखती रग पे
कभी दर्द नहीं होता, आराम मिलता है। नहीं, आराम नहीं आराम मिलता है। आप हाथ तो वो प्यार नहीं, अभी तो आराम आम इंसान को नहीं मिल रहा, शायद कांग्रेस को मिल रहा हो, आम इंसान को तो नहीं मिल रहा। ठीक है पंकज जी, आप अपनी बात, सवाल मेरा पंकज दिल बहलाने के लिए अच्छा है। सवाल मेरा पंकज जी से था, जवाब सलामतुल्लाह साहब ने दे दिया, कोई बात नहीं, पंकज जी आप दे दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुरंत चूंकि मोदी का नामकरण वगैरह हुआ है तो थोड़ी सी हवा जरा बदली हुई है, मगर जो भी पार्टी महंगाई, गरीबी, इससे और भ्रष्टाचार से हटकर कोई भी पार्टी अगर अपने आप को किसी और रास्ते से लाने की कोशिश विकास करेगी, की बात जो करेगी, जो भी उसको तो दिक्कत और होगी। प्रैक्टिकली देखिए, विकास का मुद्दा जो भी होगा ना, उससे पहले हम बचेंगे तो विकास करेंगे। समस्या ये तो हमारे पास में जो महंगाई, भ्रष्टाचार, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि हर एक पार्टी को इसको मुद्दा बनाना ही पड़ेगा जी। और सब लिफ्ट है। अगर नरेंद्र मोदी जी भी अगर इतना चमक रहे हैं तो इसमें ये बात माननी चाहिए कि कांग्रेस की नाकामी ने उनको चमकाने में एक बहुत बड़ा हाथ अदा किया है। लेकिन ऐसे तो होता ही है पार्टी के चुनावों में कि किसी एक पार्टी का नुकसान, किसी का फायदा, वो तो होता ही है। जब विश्लेषण करने बैठेंगे आप तो आपको ये जरूर नजर आएगा कि महंगाई के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, सरकार के अपनी नाकामी के मुद्दे, वो तमाम मुद्दे तो सामने आएंगे ही आएंगे, और तभी चुनाव का नतीजा भी उसी रूप में सामने में आएगा। चाहे अभी कितना भी व्यक्तिवाद पनप रहा हो, लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये मुजफ्फरनगर की घटना भी चुनाव के समय में बहुत ही एक एग्रेशन नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है, उनके भाषणों में दिखता है। ये एग्रेशन अब और ज्यादा राहुल गांधी में भी फिर आप देखेंगे, क्योंकि अब ये वो बात है कि तू डाल में पात की नहीं, आपको लगता है ऐसा? जरूर। और राहुल गांधी में भी एग्रेशन दिखता नहीं, उन्होंने अभी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप में एग्रेशन लाना शुरू कर दिया है। बल्कि उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अब वो भी बहुत आक्रामक होने जा रहे हैं। मैंने काफी आक्रामक थे वो जब उन्होंने और नहीं, उनकी पार्टी के लोगों ने, मुझसे भी बहुत बार लोगों से मेरी बात हुई है, उन सब लोगों ने ये कहा कि अब आप देखेंगे कि राहुल गांधी कितने आक्रामक रूप से आ रहे हैं और अपनी सभाओं में न केवल उस तरह की बात करेंगे, मगर हाँ, वो हल्की बात नहीं करेंगे। वो अक्सर एक बात जोड़ देते हैं कि हम लोग हल्की बात नहीं करते हैं, मगर अभी तो चुनाव काफी दूर है, अभी ये देखना है कि कहां हल्की और कहां ऊंची, लेकिन आक्रामक तो दिख रहे हैं और आक्रामक होंगे भी। ये एग्रेशन काम आएगा आपको लगता है? ये एग्रेशन ही है जो जिसकी जरूरत अब आगे दिखेगी आपको, अगर कंपीट करते हैं, चूंकि आप तो खैर तलाकशुदा होकर अलग हो चुके हैं, पर फिर भी तलाकशुदा की बात नहीं है यहाँ पे। अब ठीक है, सेपरेशन मेरा हो गया है, लेकिन देखिए हम लोग उसूल की बुनियाद पे हटे थे और आज ये बात कर रहे हैं कि उसूल की बुनियाद पे कायम है। हम सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, बहुत सी बातों से मैं सहमत हूं पंकज जी की, जिस तरह से यूपीए 2 में जितना भी करप्शन, क्राइम, घोटाला सब कुछ हुआ, अगर काश ये बीजेपी इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन करती और अपने लोगों को लेके साथ चलती, तो मैं समझता हूं कांग्रेस का इस कम से कम कांग्रेस हाशिए पे आती। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा इतना अच्छा, कांग्रेस को भी फायदा इसमें है कि सिर्फ मोदी का ही नाम लो, सारे जितने भी ऐप कांग्रेस के हैं छुप ये बात आपने ठीक, ये बात कांग्रेस महंगाई का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, करप्शन का मुद्दा साहब क्या ऐसा है क्या? मैं बोले थी करप्शन का मुद्दा कोई नहीं उठा, कॉमनवेल्थ घोटाला कोई नहीं उठा रहा है। मोदी सामने, राहुल जी सामने, सारे ऐप कांग्रेस से छुप रहे हैं। ये अगर ये कोलेशन गवर्नमेंट ये ठीक है, यानी मोदी कांग्रेस के लिए भी काम आ रहे हैं। इसका फायदा मोदी जी को मिल रहा है, क्योंकि अब एक तरफ जाहिर सी बात है और कांग्रेस भी खामोश देख रही, चलो इसी में उलझे हुए हम लोग हैं कि हमारे जितने भी ऐप को है ये दुनिया देख नहीं रही है। जबकि आज 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए प्याज के बुनियाद पे जी शकील भाई एक मिनट, प्याज के बुनियाद पे दिल्ली में जो है बीजेपी सरकार चली गई थी, आज 80 रुपए फिर स्टॉल लगाने पड़ेंगे। चलिए शकील साहब, अगर जी सर प्लीज, तो एक मिनट में बोलूं। जी हम ये जो बता रहे थे हमारे भाई के बीजेपी को करप्शन के मुद्दे और ये वो मामला को लेके उठना चाहिए था, तो इशू बदल जाती। एक मिनट मेरी बात सुनिए ना। इंटायर ऑपोजिशन की शकील भाई। हाँ, ये एक मिनट सुन लीजिए, किसी की भी हो, जो भी कह रहा हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं उनके दामन साफ हैं क्या? बीजेपी करप्शन की बात कहां करेंगे? उनके करप्शन में तो अखंड डूबे हुए हैं।
अगर मोदी जी की सरकार के मंत्रियों के ऊपर अभी एलिगेशन लगा, उनको इस्तीफा देना पड़ा, और मोदी जी खुद ही लोकपाल की बात करते हैं, वहां बहाली नहीं होने देते हैं, और जिस तरह से कमजोर उन्होंने इस स्टेट में लोकपाल लाने की बात की है। नहीं, अफजल अब्बास साहब कह रहे हैं कि आप मोदी की आड़ में अपने करप्शन छुपा रहे हैं, और बीजेपी ने सिर्फ मोदी को कैंडिडेट इसलिए बनाया है कि वो चाहते हैं कि इस देश में कम्युनलिज्म के बंटवारा के साथ उनको चुनाव में जीत हो सके, और ये आखिरी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। जी सर, मुजफ्फरनगर में इसलिए मोदी इसके प्रतीक है, इसलिए मोदी को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, और वो चुनाव का नक्शा को कंप्लीट बदल रहे हैं। अब आप उनसे बयान कह रहे हैं मुजफ्फरनगर पर, वो कैसे दे सकते हैं? आज ही मुजफ्फरनगर में बीजेपी के नेता ने एक बयान दिया है, उसको सेकुलर टूरिज्म बनाया है। अगर किसी के दुख और दर्द में शामिल हो जाइए तो वो टूरिज्म होता है। तो बीजेपी के लोग क्यों नहीं गए उस दुख दर्द में? क्या वो जनता थी कि नहीं मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में आपके इंसान के आईने से क्यों नहीं मुझे भी मुजफ्फरनगर बोलने दीजिए। मुजफ्फरनगर में तकरीर दे करके एक विशेष वर्ग को उन्मादित क्यों कर रहे थे? आप बताइए ना। नहीं, उसमें सब थे, उसमें कोई अकेला कांग्रेस नहीं था, उसमें बीएसपी भी थे, समाजवादी पार्टी के भी नेता थे। ये हमें कहना नहीं चाहिए, हमें तटस्थ होकर सोचना होगा। चार बीजेपी के विधायक भी उसके अंदर थे, हुकुम सिंह, जिसमें से हुकुम सिंह विधानसभा भी गए थे अपनी बात रखने के लिए। चलिए, वो एक अलग मुद्दा है, वो प्रशासनिक मुद्दा ज्यादा। मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं, मेरी बात हम सुनते हैं सबकी बातों को, तो जरा सुनना भी चाहिए। जी सर, आप सुनते हुए 60 साल गुजर गए साहब, देश में डॉलर बढ़ गया और रुपया जो है 70 रुपए हो गया। मैं आपको पूरा मौका दूंगा। 60 साल हो गया, और क्या डॉलर के ऊपर जिस दिन डिबेट होगा उस दिन डॉलर, और चीन आपका 84 लाख वर्ग किलोमीटर कब्जा करके बैठा हुआ है, उससे आप दिमाग हटाने करके लिए इसमें क्या ड्रामे कर रहे हैं? इंदिरा जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, पर आखिरी सवाल सर। ऐसा है कि आज मैं उन्हीं के सुन लेता हूं। ठीक है, शकील साहब आपने बात रख दी मुझे। देखिए, अब आप सलामतुल्लाह साहब भी नाराज हो जाएंगे, उनको बोलने को नहीं मिला फिर बाद में। एक मिनट, कोई इतना कहना है। सलामतुल्लाह साहब, क्या जैसा अफजल अब्बास साहब कह रहे थे कि मोदी भी आपको मिल गए हैं सब चीज छुपाने के लिए, आप सब चीज गौर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी बहन को शायद अंदाजा नहीं, जब हमारी बहन पैदा हुई थी तो इतनी सी हुई थी, 60 साल में इतनी बढ़ गई। इनको बाकी चीज बड़ी नजर नहीं आ रही, सिर्फ अपनी चीज नजर आ रही है। और इन्होंने अभी कॉमनवेल्थ उसकी बात करी, कनाट प्लेस पे सड़क, इनको यहाँ पे मेट्रो नजर नहीं आ रही, इनको ब्रिज नजर नहीं आ रहा है, इनको सड़कें नजर नहीं आ रही, इनको कॉलोनियों का डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा। ये तो बस ये चाहती हैं कि जो ये कहे वो हो जाए। रेल घोटाले, हाँ, बहुत हर चीज है, हर चीज है। ये तो अपनी आंख है कि अपनी आंख से आप घोटाले देखेंगे, आपको घोटाले ही नजर आएंगे। दोनों चीजें, हाँ, ऐसा नहीं है। और देखिए, मैं आपसे बताऊं, ऐसे लोग जो यहाँ हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहते हैं, कम्युनल उस पर हिंदुस्तान को अपहाज कर रहा है। सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि ये हिंदुस्तान को अपहाज कर रहे हैं। हिंदुस्तान, सेक्युलर हिंदुस्तान तो हो सकता है, अगर हिंदुस्तान यदि हो सकता है तो सीखने से नहीं होगा, सीखने से नहीं होगा, सीखने से नहीं होगा। आप अपहाज करना चाह रही हैं, आप कर रहे हैं, आप अपहाज कर रही हैं हिंदुस्तान को। चलिए, आप ठीक है, हिंदुस्तान नहीं देखना चाहती, आप नहीं देख रहे, आप नहीं देखना चाहती। आपके फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट मेरा, मैडम फाइनल कमेंट दीजिए। आपकी आंखों में कम्युनलिज्म है, आपकी आंखों में कम्युनलिज्म है, बिल्कुल। आप कश्मीर के अवाम में बैठ करके आपका मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, तो मुद्दा अलग हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि वक्त का तकाजा है, माफ कीजिएगा, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा, वक्त का तकाजा है सबसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर कुल मिला के हमें दोनों चीजों को तौल करके देखना होगा। कोई भी एक पार्टी अपनी जगह ये नहीं कहती कि वो 100% सही है, और हम ये भी नहीं कह रहे हर, हाँ ठीक है, और हम इस चीज को मान रहे हैं। अच्छी बात है, आप मान रहे हैं इस बात को, तो ठीक है। चलिए, आप देख रहे थे प्राइमेट, नमस्कार।
सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं, आपको पता है कि नहीं।